हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्निंग पीक चैनल। हम कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन फॉर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड। हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को और आज हमारी ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे थीम नंबर 10 जिसका टाइटल है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। ये थीम जो है ये आपकी क्लास 12वीं की तीसरी किताब जो है हिस्ट्री की उसका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, यानी कि जब भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना शासन कर रही थी तो उसके द्वारा जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई थी उसका क्या असर पड़ा हमारे कंट्री साइड के इलाके पर, यानी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों पर किस प्रकार उन पॉलिसीज का असर हुआ और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के निवासी थे, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने किस प्रकार इन पॉलिसीज के ऊपर अपना रिएक्शन दिया, वो हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के आइडियोलॉजीज़ के बारे में, उनकी पॉलिसीज़ जो उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी रूरल एरिया में, और उसके बाद हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ पीपल, यानी कि जो ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उन्होंने इन पॉलिसीज़ के ऊपर अपना रिएक्शन कैसे किया, उन्होंने कैसे रेजिस्ट किया। और फिर हम बात करेंगे ज़मींदार्स ऑफ बंगाल ने जो थे उन्होंने कैसे इन पॉलिसीज़ के ऊपर अपना रिएक्शन दिया। राइज ऑफ जोतेदार्स हमारा अगला टॉपिक होगा। फिर हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ज़मींदार और आखिर में हम इस पार्ट में बात करेंगे द फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, उसकी क्या हिस्ट्री थी। सबसे पहले तो वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आई थी और 16वीं सदी में उसका भारत में आने का सिर्फ एकमात्र पर्पस था ट्रेड, यानी कि व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी को क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने एक चार्टर इशू किया था, यानी कि एक फरमान इशू किया था जिसमें यह मेंशन था कि उनके पास भारत में मोनोपोली ऑफ ट्रेड है, यानी कि वो एकमात्र ऐसी कंपनी है जो भारत में व्यापार कर सकती हैं। भारत में अपना व्यापार शुरू करने के लिए सबसे पहले उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत और फिर मसूलीपट्टनम में अपनी जो फैक्ट्रीज हैं उनको इस्टेब्लिश किया। आप मैप में देख सकते हैं क्लियरली कि सूरत हमारा गुजरात के एरिया में लोकेटेड है और मसूलीपट्टनम आज के साउथ में लोकेटेड है। और इस प्रकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भारत में व्यापार करना शुरू किया। फिर बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये दोनों बैटल्स जीती और भारत में मुगल शासकों को हराया। इसी के साथ उन्होंने भारत का जो पॉलिटिकल और टेरिटोरियल पावर्स को अपने अंडर किया और भारत के ऊपर अपना शासन शुरू किया। हाउ वी गेट द डाटा, ये जो सारा डाटा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर किस प्रकार से शासन किया, उनकी क्या पॉलिसीज थी, क्या आइडियोलॉजीज थी, ये हमें कैसे मिलती हैं। सबसे पहले तो हम जो स्टेट लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं उनको स्टडी करते हैं, उसके बाद उन लॉज का क्या इम्पैक्ट होता है भारतीयों के ऊपर वो हम पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और सर्वेस को। इसी से पता चल जाता है कि कितना हमारा जो रेवेन्यू था वो भारतीयों से लिया जा रहा था या ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से लिया जा रहा था। इससे हम पता कर सकते हैं कि जो लोग थे उनका कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। फिर हम बात करते हैं ट्रैवल रिकॉर्ड्स और जर्नल्स को असेस करके वहाँ से डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। जो रिपोर्ट होती हैं इंक्वायरी कमीशंस की उनको भी स्टडी किया जाता है। इस प्रकार हमें ये सारा डाटा जो है वो मिलता है और हम अच्छे से जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि उस टाइम पे क्या कंडीशन थी भारतीयों की, जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही थी उन पर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे हम बात करेंगे जमींदार्स ऑफ बंगाल की। अब कॉलोनियल रूल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था बंगाल में सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी के बाद। इसीलिए जो पॉलिसीज थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो बंगाल में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी का बैटल ऑफ प्लासी को जीतने के बाद सबसे पहला एक्शन जो था वो ये था कि इन्होंने न्यू रेवेन्यू सिस्टम बनाया था। इन्होंने सारे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की एरिया हैं उसके रिकॉर्ड्स शुरू किए बनाने और वहाँ की जो कंडीशन है उनको असेस करना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने न्यू लैंड के जो राइट्स थे वो भी इस्टेब्लिश किए। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। कब किया था? 1793 में। और ये लॉ जो है किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जो उन्होंने ये लॉ इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट सेटलमेंट का, और वो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे बंगाल के। बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था
कि जो रेवेन्यू है वो फिक्स किया जाता था और जो ज़मींदार होते थे उनकी ड्यूटी लगा दी जाती थी कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करके लाएंगे। फार्मर्स थे और वो जो ज़मींदार थे वो ये रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को देते थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। और ज़मींदार अगर ये फिक्स्ड रेवेन्यू जो है उसको फेल हो जाते थे पे करने के लिए कंपनी को, तो जो ज़मींदार है उनकी प्रॉपर्टीज़ उनसे ले ली जाती थी और उनकी प्रॉपर्टीज़ की ऑक्शन की जाती थी, ताकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हुआ है विद नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू वो असेस किया जा सके, वो प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार परमानेंट सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट भारत में बंगाल में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। एन ऑक्शन इन बंगाल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि परमानेंट सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ज़मींदार्स को टैक्स पेमेंट करनी होती थी बाय कलेक्टिंग इट फ्रॉम द फार्मर्स, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये सारा जो टैक्स है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ड्यूरिंग द ईयर पे करते थे। जब ये पेमेंट वो नहीं कर पाते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन के थ्रू सेल आउट करती थी और अपना जो टैक्स है उसको वसूलती थी। अब एक बहुत फेमस इंसिडेंट होता है, बंगाल की एक जगह है वर्धमान, वहाँ के जो ज़मींदार हैं वो बहुत फेमस और रिच ज़मींदार थे। जब वो उनसे ये टैक्स जो है वो पे नहीं हो पाया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऑक्शन में लगा दिया। धीरे धीरे जब ये ऑक्शन स्टार्ट हुई तो वहाँ पर बहुत हाई बिडर्स आए, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। पर लेटर ऑन इस कहानी में एक बहुत मेजर ट्विस्ट आया जब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कलेक्टर है उसने ऑब्जर्व किया कि जितने भी ये परचेजर हैं जो ये ज़मींदार की प्रॉपर्टी को खरीदने आए हैं ये राजा के ही सर्वेंट हैं और उन्हीं के एजेंट हैं। यहाँ पे राजा उस टाइम पर बंगाल में ज़मींदारों को भी डोनेट किया जाता था इस नाम से। राजा एम्परर वाला नहीं है, नॉर्मल ज़मींदार्स को भी बंगाल में राजा के नाम से जाना जाता था। लेटर ऑन जब ये ऑक्शन ख़त्म होती थी तो ये सर्वेंट्स जो थे जो ज़मींदार के ही एजेंट्स थे या उसी के द्वारा भेजे गए लोग थे वो ये ऑक्शन की पेमेंट को देने से मना कर देते थे और इस तरीके से ही जो प्रॉपर्टी है वर्धमान के राजा की या वहाँ के ज़मींदार की वो उसी के पास रहती थी। इस प्रकार से जितनी भी ये 95% वहाँ पे ऑक्शंस हुई उस टाइम पीरियड के दौरान, किस टाइम पीरियड के दौरान, 1790s के टाइम पीरियड के दौरान, वो सारी फ्रॉड और बोगियस ही साबित हुई। अब बात कर द प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। ये जो टैक्स था ये अनपेड क्यों रह रहा था, क्या कारण थे, आइए जानते हैं उसके बारे में। जब से बंगाल के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्क्वेस्ट किया था, उसको पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपना बंगाल के ऊपर शुरू किया था, तब से उनको एक ही प्रॉब्लम सता रही थी, वो था बंगाल का ग्रामीण क्षेत्र का इलाका। और उन्हें लगता था कि परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करके वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पर फिर भी जो बंगाल का एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो क्राइसिस में था, क्योंकि उस टाइम पीरियड के दौरान बंगाल में बहुत ज़्यादा फेमाइन्स अक्कर हो रहे थे, जिसके कारण जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी जो आउटपुट है वो डिक्लाइन कर चुकी थी और फार्मर्स बिल्कुल भी टैक्स को पे नहीं कर पा रहे थे, ज़मींदार्स को वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो ज़मींदार भी जो है रेवेन्यू पेमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दे पा रहे थे। पर परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो ब्रिटिश थॉट था वो यह था कि एक परमानेंट टाइम पीरियड पे उनको रेवेन्यू आएगा जो एक फिक्स्ड अमाउंट में होगा और उनको ये रेवेन्यू जनरेशन से प्रॉफिट ही होगा। जो इन्वेस्टर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको भी पहले से ही पता होगा कि कितना अमाउंट उनके प्रॉफिट में जाएगा और रेस्ट अमाउंट वो फिक्स्ड रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। इससे एक और क्लास का इमर्जेंस होगा जिसको रिच लैंडलॉर्ड्स के नाम से जाना जाएगा और फर्दर ये जो रिच लैंडलॉर्ड्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत लॉयल साबित होंगे। कंपनीज कैलकुलेशन, अब देखते हैं कि किस प्रकार से परमानेंट सेटलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी ज़मींदार से रेवेन्यू जनरेट करना चाहती थी। उन्होंने सबसे पहले एक ज़मींदार को एक विलेज डोनेट किया। अब ये जो एक विलेज था ये एक रेवेन्यू एस्टेट का रूप था, यानी कि ये ज़मींदार जो था अगर इसके पास 10 विलेज हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसको 1 एस्टेट के रूप में मानेगी, यानी कि एक रेवेन्यू
जनरेटिंग सोर्स। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांड कर देती थी, और ये ज़मींदार की ड्यूटी थी कि वो पूरे विलेज पर किस प्रकार से जो है रेवेन्यू वो जनरेट करेगा और जो पेमेंट है उसको असेस करेगा। तीसरा, जो ज़मींदार है ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो डायरेक्टली जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जो रेवेन्यू पेमेंट है वो देगा, और अगर वो फेल होगा ये रेवेन्यू पेमेंट करने से तो उसकी जो इस्टेट है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका ऑक्शन किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि ज़मींदार ने रेंट को कैसे कलेक्ट किया। उन्होंने सबसे पहले ज़मींदार ने अपने रेंट कलेक्शन ऑफिसर्स बनाए, जिनको अमला के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में आ सकता है। और उसके बाद ये जो कलेक्टर्स थे वो जाते थे विलेजेस में और रेंट कलेक्ट करते थे फ्रॉम द फार्मर्स। बट द प्रॉब्लम इज कि उस टाइम पे जो आउटपुट है वो ही एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी थी, और जो हमारे रॉयट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो टैक्स देने की पोजीशन में नहीं थे। कुछ लोग बैड हार्वेस्ट का बहाना मारकर टैक्स नहीं देते थे, तो कुछ लोग इंटेंशनली टैक्स नहीं देते थे। यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो भी डेलिब्रेटली जो रेवेन्यू है वो नहीं देना चाहते थे, क्योंकि रेवेन्यू अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई था। और इसी टाइम पीरियड के दौरान जो हमारे जोतेदार्स और हेडमैन होते थे, जिनको हम मंडल्स के नाम से भी जानते हैं विलेज में, वो भी फार्मर्स को, रॉयट्स को इन्फ्लुएंस करते थे और चाहते थे कि जो ज़मींदार की कंडीशन है वो और ज़्यादा डिटोरेट हो, और उनको बोलते थे वो रॉयट्स को, फार्मर्स को, कि वो रेवेन्यू की पेमेंट ना करें। इसी कारण से जो ज़मींदार थे बंगाल के, उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा मिजरेबल होती जा रही थी। नाउ वाई ज़मींदार डिफॉल्टेड ऑन द पेमेंट्स, यानी कि ज़मींदार जो थे वो पेमेंट रेवेन्यू की क्यों नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले तो जो इनिशियल डिमांड थी रेवेन्यू की, वही बहुत ज़्यादा हाई रखी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और दूसरा, ड्यूरिंग दिस टाइम द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर वेरी लो। जो एग्रीकल्चर आउटपुट थी वो भी बहुत ज़्यादा लो थी, और जो रॉयट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो भी ज़मींदार्स को पैसे नहीं दे पा रहे थे क्योंकि आउटपुट ही बहुत कम थी। परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करने से पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका यह विचार था कि जो ज़मींदार हैं वो एक फिक्स्ड रेवेन्यू पे करेंगे, और उन्हें भी इंश्योरेंस रहेगी, जो रिटर्न है वो उसको भी इन्वेस्ट करते रहेंगे अपनी एग्रीकल्चरल लैंड में, और इससे जो स्टेट है वो भी इम्प्रूव होती जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और जो कंडीशन है भारतीय किसानों की वो और ज़्यादा खराब होती गई। कॉजेज ऑफ कोलैप्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट किस प्रकार से कोलैप्स कर गई, ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई। एक तो सबसे पहले जो पावर्स थी, लिमिटेड थी ज़मींदार के पास, वो रेंट कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं कर पाए फार्मर्स से, यानी कि रॉयट से। उसके बाद जो कंपनी है उसने ज़मींदार्स को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस तो दी अपनी सेटलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, पर वो उसकी पावर्स को भी रेगुलेट करते रहे, उनको कंट्रोल करते रहे, डोमिनेट करते रहे। और जो ज़मींदार के ट्रूप्स थे, जो उनकी आर्मी थी, उसको भी उन्होंने डिसबैंड कर दिया, और उनकी पावर्स, अथॉरिटी को भी रिस्ट्रिक्ट किया। जो कस्टम ड्यूटीज थी ज़मींदार की विलेज में, उसको भी बैन कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और जो सुपरविजन था, कलेक्टर्स को अपॉइंट किया गया कंपनी द्वारा कि वो ज़मींदार्स को कंट्रोल करें, रेगुलेट करें उनकी पावर्स को, और जो उनकी लोकल कोर्ट्स थी ज़मींदार की, उसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंद करवा दिया। और जो कलेक्टर्स हैं वो एक इमर्ज हुए अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ अथॉरिटी का। जो पहले ज़मींदार काम कर रहे थे, अब वहाँ पे कलेक्टर्स काम कर रहे थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपॉइंट किए गए थे। इस प्रकार से जो परमानेंट सेटलमेंट है वो कोलैप्स कर गया था बंगाल में। अब बात करते हैं इस सिस्टम के कोलैप्स करने से क्या हुआ। सबसे पहले ज़मींदार कुडंट शो अप हिज अथॉरिटी, वो अपनी अथॉरिटी नहीं दिखा पाया, और उसको रेंट पेमेंट जो थी कलेक्शन करनी थी, फार्मर्स थे, वो भी नहीं वो कर पाया। उसके बाद जो उसकी इस्टेट्स थी, जो उसकी प्रॉपर्टी थी, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर ली। और ज़मींदार जो थे वो प्रोसिक्यूट तो कर सकते थे जो फार्मर्स थे उनके अगेंस्ट, पर जो जुडिशियल प्रोसेस था वो ही बहुत लंबा था कि उससे ज़मींदार्स को और ज़्यादा नुकसान होता था। अब
अकेले वर्धमान का जो इलाका था बंगाल का, उसी में ही 30,000 पेंडिंग केस थे नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेशन के, नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू के इन 1798। इससे हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा रेट था टैक्स का जो उस समय के किसान हैं वो पे नहीं कर पा रहे थे। और इससे फर्दर रिएक्शन क्या हुआ कि जो ज़मींदार थे, जो उनका इन्फ्लुएंस था वो विलेजेस में कम होने लग गया, और जो जोतेदार्स की पावर्स थी, ये एक अनदर रिच फार्मर्स का सेक्शन था विलेज में जिनकी पावर्स इंक्रीज हो रही थी, और ज़मींदार्स की पावर्स परमानेंट सेटलमेंट के आने के बाद डिक्रीज हो रही थी villages में। The rise of jotedars, the permanent settlement lead to decline of zamindars and the rise of jotedars। जो जोतेदार्स थे ये भी एक रिच प्रेजेंटरी क्लास थी बंगाल में, और ये अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे थे बंगाल में, जब जमींदार्स की पोजीशन जो है, उनकी पावर अथॉरिटी जो है वो कम हो रही थी ड्यू टू परमानेंट सेटलमेंट। और 19th सेंचुरी में जोतेदार्स ने बहुत ज़्यादा एरिया एक्वायर किया हुआ था बंगाल के विलेजेस में। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इनका, क्योंकि ये लोकल ट्रेडर्स भी थे, मनी लेंडिंग भी करते थे, और जो पुअर कल्टीवेटर्स हैं उनको भी कंट्रोल करते थे। लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वाज कल्टीवेटेड थ्रू शेयर क्रॉपर्स, जिनको हम अध्यास के नाम से भी जानते हैं। नो डाउट ये जो जोतेदार्स थे, इन्होंने जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो अध्यास थे, उनको भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था। और ये जोतेदार्स जो थे वो एफर्ट्स करते थे पूरा कि ज़मींदार का जो इन्फ्लुएंस है वो विलेज पे कम हो। और थर्डली, इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इनके राइज से भी जो जमींदारी अथॉरिटी है वो भी वीक होती गई। अब आगे बात करते हैं हम जमींदार्स के रेजिस्टेंस की। देखो, जमींदार्स थ्रू परमानेंट सेटलमेंट जो उनकी पावर थी, वो अथॉरिटी थी, वो वीक जरूर हुई थी, पर वो कोलैप नहीं हुई थी, वो पूरी खत्म नहीं हुई थी, थोड़ी कमजोर जरूर हो गई थी। और उन्होंने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए, जैसे कि इंक्रीज इन रेवेन्यू डिमांड, और उनके रेवेन्यू ना पे करने से उनके जो इस्टेट्स हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका भी ऑक्शन होता गया। उसके बाद जो ज़मींदार्स थे, इन्होंने भी फिर स्ट्रैटेजीज अपनानी शुरू कर दी। जैसे कि डिफरेंट सिचुएशन में जब हम जाते हैं तो हम डिफरेंट टैक्टिक्स करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। उसी प्रकार से जो ज़मींदार्स थे, जब इन्होंने देखा कि हमारा भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इन्होंने भी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अपनाई और उस सिचुएशन के ऊपर अपना रिएक्शन दिया। उसमें सबसे पहला था फिक्टिशियस सेल ऑफ वंस। फिक्टिशियस सेल जो थी, यानी कि जो एक उन्होंने नकली सेल परचेज की अपनी प्रॉपर्टी की थ्रू देयर सर्वेंट्स, वो भी एक उनकी स्ट्रैटेजी थी। और दूसरा हम बात करेंगे सोशल बायकॉट की, यानी कि अगर कोई पर्सन उनकी प्रॉपर्टी खरीद भी लेता था, तो उस इलाके के जहाँ के वो ज़मींदार थे, वहाँ के लोग उस पर्सन को, न्यू जो अपॉइंटेड पर्सन था उनके स्टेट का, उसको सोशली बॉयकॉट कर देते थे, उसको बुलाते नहीं थे, उसको अपनी इवेंट्स में इंक्लूड नहीं करते थे। इस प्रकार से अल्टीमेटली जो ज़मींदार था, उसकी प्रॉपर्टी उसी के पास चली जाती थी, और वही उस इलाके का ज़मींदार अल्टीमेटली कहलाता था। The fifth report. The fifth report was submitted to the Parliament of Britain in 1818। इस फिफ्थ रिपोर्ट में वो सारा सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड थी। फिफ्थ रिपोर्ट में जो टॉपिक कवर किए गए वो थे पिटिशंस ऑफ जमींदार्स एंड रॉयट्स, रिपोर्ट ऑफ कलेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, स्टैटिस्टिकल टेबल्स थे जितने भी रेवेन्यू डिमांड्स की गई थी मनी बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द पीपल ऑफ बंगाल। उसके बाद रेवेन्यू नोट्स भी थे, और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल एंड मद्रास द्वारा जो ऑफिशियल्स ने लिखे थे वो डॉक्यूमेंट भी सारे इस रिपोर्ट में कंक्लूड किए गए थे। ये रिपोर्ट जो थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को चेक करने के लिए जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसने बनाई थी, उसके द्वारा बनाई गई थी। आगे चलते हैं। एंड फिफ्थ रिपोर्ट के साथ ही हमारा पार्ट 1 जो है वो इस टॉपिक का ख़त्म होता है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे राजमहल हिल्स की, और वहाँ पे रहने वाले पहाड़ी लोग थे जो उनके बारे में। फिर हम बात करेंगे संथल्स की। उसके बाद वन ऑफ द मेजर टॉपिक ऑफ दिस थीम, अ रिवॉल्ट इन द कंट्री साइड, उसके बारे में बात करेंगे। न्यू रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, कॉटन बूम क्या क्या परेशानियां और सुविधाएं लेके आया। उसके बाद हम बात करेंगे द डेक्कन रॉयट कमीशन की, और उसी के साथ हमारा ये थीम नंबर 10 जो है वो ख़त्म होगा। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2।
बकैनन्स अकाउंट ऑन राजमहल हिल। जो बकैनन थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल प्रोविंस में अपॉइंट किए गए एक सर्जन थे, यानी कि डॉक्टर थे, और इनकी कार्यशैली बहुत ही ज़्यादा कुशल थी, जिसको देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको राजमहल हिल्स एक्सप्लोर करने के लिए भेजा। और बकैनन ने अपने अकाउंट में, यानी कि अपनी जो उनका विवरण है उसमें लिखा है कि जो राजमहल हिल्स थी वो बहुत ज़्यादा घने जंगलों से घिरी हुई थी, और ये हिल्स जो हैं ये इनपेनिट्रेबल हैं, और वहाँ पे बहुत ही कम ट्रैवलर्स मिले हैं उनको। बहुत ज़्यादा डेंजर इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर एरिया में अपना कंट्रोल को एस्टैब्लिश करने के लिए बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उन्होंने इस विवरण में ये भी लिखा था कि जो राजमहल हिल के लोग हैं वो बहुत हॉस्टाइल हैं, बहुत ज़्यादा एप्रीहेंसिव हैं, ऑफिशियल्स को लेके ज़्यादा पसंद नहीं करते बात करना। इस प्रकार से जो बकैनन है इन्होंने अपना अकाउंट लिखा था फॉर राजमहल हिल्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर याद रखें। कुछ इस प्रकार के थी राजमहल हिल्स। देखिए कितने घने जंगल हैं। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये एरिया एक्सप्लोर किया तो वो यहाँ पर अपना जो दबदबा है उसको बनाना चाहते थे, और यहाँ से भी वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते थे। लेटर ऑन राजमहल हिल्स एंड पहाड़ियाज। राजमहल हिल्स की जो लोकेशन है ये आउटसाइड बंगाल है। ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। आप मैप में देख सकते हैं कि ये बंगाल का बॉर्डर है, और इधर से छोटा नागपुर प्लेट्यू शुरू होता है, और इसी के बीच में राजमहल हिल्स की लोकेशन है। राजमहल हिल्स के जो लोग थे वो ड्रायर जोन में रहते थे। जो बंगाल के लोग थे वो वेटलैंड एरियाज को बिलोंग करते थे। बंगाल में जो कल्टीवेशन होती थी वो सेटल्ड फॉर्म में होती थी, और राजमहल हिल्स के जो लोग थे ट्राइबल कम्युनिटी से जो बिलोंग करते थे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे। ये जो लोग हैं राजमहल हिल्स के, इनको हम पहाड़ियाज के नाम से जानते हैं, और ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही डिपेंडेंट थे फॉर देयर लाइवलीहुड और फॉर देयर लिविंग पर्पसेस। ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही फुली डिपेंडेंट थे। अब बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या प्रोसेस था। सबसे पहले एक पैच ऑफ जो लैंड है, फॉरेस्ट है, उसको क्लियर किया जाता था, उसकी जो बुशेस हैं उनको और जो अंडरग्रोथ है वहाँ पे उसको जला दिया जाता था। फिर पानी से या नेचुरली थ्रू रेन जो उस एरिया की फर्टिलिटी है उसको मेंटेन किया जाता था। पोटाश को दोबारा से ग्राउंड में डाला जाता था थ्रू नेचुरल प्रोसेस। और उसके बाद क्या होता था कि जो लैंड है उसको थोड़ी देर के लिए विदाउट कल्टीवेशन रखते थे वो लोग, और प्रोडक्शन करते थे वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ पल्सेस और मिलेट्स की, और उसको अपनी कंजम्पशन नीड्स के अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते थे। जब दोबारा से शिफ्टिंग कल्टीवेशन के उस लैंड को इन्होंने यूज में लाना होता था तो हल्का सा ग्राउंड को हो से ये स्क्रैच करते थे, और दोबारा से कुछ समय के लिए उस पर्टिकुलर लैंड को ये कल्टीवेशन में रीयूज करते थे। इससे जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती थी। इस प्रकार से ये जो पहाड़ियाज थे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रयोग करते थे। और फॉरेस्ट प्रोड्यूस में ये मुआ का जो फ्लावर है, जैसे आप इधर स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस फ्लावर को यूज करते थे। इसको डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस से यूज करते थे, खाने में यूज करते थे, और इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं वो भी ये यूज करते थे। फिर सिल्क कोकून्स को भी ये यूज करते थे। ये सिल्क कोकून्स होते हैं, इसको ये कपड़े के लिए यूज करते थे, सेल करते थे। रेजिन्स यानी कि गोंद, उसको भी यूज किया जाता था, और वुड को चारकोल प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता था। इस प्रकार से हमें पता चलता है जो पहाड़ियाज थे ये हंटर्स थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, चारकोल प्रोड्यूसर थे, और सिल्क वॉर्म रेयरर्स थे। अब बात करते हैं पहाड़ियाज के कम्युनिटी स्ट्रक्चर की। पहाड़ियाज के कम्युनिटी स्ट्रक्चर में सबसे पहले इंपॉर्टेंस होती है वहाँ के चीफ की। वो यूनिटी मेंटेन करता है उनके ग्रुप्स की, और वहाँ के जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करता था। उसके बाद ये जो चीफ होता है ये लीड करता था अपनी ट्राइब को ड्यूरिंग बैटल, और इनकी जो प्लेन्स के लोग थे उनके साथ बैटल्स होती रहती थी। ये लोग रेगुलरली रेड करते थे प्लेन्स के इलाकों को, ताकि वहां से उनको जो डिफरेंट सोर्सेज है लिविंग के वो मिलते रहें, और ये इनकी नेसेसिटी भी थी ये रेड्स।
और ड्यूरिंग स्कैरसिटी तो ये स्पेसिफिकली ग्राउंड एरियाज में जाके रेड्स करते थे, वहाँ पे जाके डकैतियाँ करते थे। ये ट्रेडर से टैक्स भी लेते थे ताकि ये उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। जो ट्रेडर्स थे जब वो हिल्स के थ्रू वन एरिया टू अनदर एरिया जाते थे तो ये लोग टैक्स कलेक्ट करके भी अपने जीवन का निर्वाह करते थे। और इस कॉन्सेप्ट को हम नेगोशिएटेड पीस के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिशर्स एंड राजमहल हिल्स, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक्सटेंसिवली इस सेटल्ड एग्रीकल्चर का जो आइडिया है उसको प्रमोट किया। वो चाहते थे कि जो फॉरेस्ट का एरिया है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर किया जा सके ताकि वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए लैंड को यूज़ में लाया जा सके। टू एनलार्ज सोर्सेज फॉर लैंड रेवेन्यू, ताकि जितना एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ेगा उसके साथ साथ ही जो उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसको भी प्रमोशन मिलेगा और उनको टैक्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। और वो एग्रीकल्चर के अंदर उसी क्रॉप्स को उगाने के लिए प्रमोट करते थे जो उनको एक्सपोर्ट में यूज़ होती थी, यानी कि इंडिगो, कॉटन और टी। फिर लास्टली हम बात करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक वेल सेटल्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में सोसाइटी को फॉर्म करना चाहते थे। जो पहाड़ियाज थे वो लोग नहीं चाहते थे कि जो लैंड है, जो उनका फॉरेस्ट है, उसको क्लीन किया जा सके, और इसीलिए वो डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि उनके लिए जो फॉरेस्ट है वो एक मदर गॉडेस की तरह थे। और इसी के चलते पहाड़ियाज और ब्रिटिशर्स के बीच में बहुत ज़्यादा टेंशन्स जो थी वो इंटेंसिफाई होती जा रही थी। नाउ एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ ब्रिटिशर्स, जो ये टेंशन्स इंटेंसिफाई हो रही थी पहाड़ियाज और ब्रिटिशर्स के बीच में, वो पीक पे पहुंच चुकी थी 1770s में, जब ब्रिटिशर्स ने बहुत हार्श पॉलिसीज के थ्रू पहाड़ियाज को मारना शुरू किया, उनकी हंटिंग करनी शुरू की। बट लेटर ऑन 1780s में जो एक कलेक्टर थे भागलपुर के, ऑगस्टस, उन्होंने पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन इंट्रोड्यूस की। इस पॉलिसी के थ्रू जो पहाड़ियाज के चीफ थे उनको एनुअली एक अलाउंस दी जाती थी, एनुअल अमाउंट दिया जाता था, और इन रिटर्न उनसे ये मांगा जाता था कि वो जो चीफ हैं वो अपने एरिया के जो ट्राइब के लोग हैं उनको कंट्रोल में रखें और पीस को मेंटेन करें। बट मोस्ट ऑफ द जो पहाड़िया चीफ्स थे उन्होंने इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि जब वो ये पॉलिसीज एक्सेप्ट करते थे तो जो उनके ट्राइब के लोग थे उनको कॉलोनियल सर्वेंट के रूप में देखते थे। और लेटर ऑन, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्शंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, पहाड़ियाज जो थे वो राजमहल हिल के जो और ज़्यादा डीप एरिया था, जो अंदर का इलाका था, वहाँ पर चले गए। और इसी के साथ दूसरी तरफ एक और नई चेंज इमर्ज हो रही थी जिसको हम द प्लो के नाम से जानते हैं। द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लो वॉज अ लॉन्ग वन। ये हमारा हो होता है फावड़ा और ये प्लो है, इससे खेतीबाड़ी की जाती है। अब यहाँ पे जो प्लो का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने आपको बताया कि एक और चेंज इंट्रोड्यूस हो रही थी, उस वो है। और जो ये न्यू एमरजेंस थी ये थी समथल्स की। समथल्स को हम जो है प्लो से डोनेट करते हैं, यानी कि हल से, क्योंकि ये अपनी कम्युनिटी में जब एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो ये हल का प्रयोग करते हैं, और जो पहाड़ियास हैं वो फावड़ा का प्रयोग करते हैं, यानी कि हो से, तो हम उनको हो से डोनेट करते हैं। अब बात करते हैं 1810 में क्या हुआ, जब बकैनन क्रॉस कर रहे थे गुंजरिया पहाड़, जो कि राजमहल हिल्स का ही पार्ट है, उसके लोअर लैंड एरियाज में आता है। तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर कल्टीवेशन हो रही है, और जो कल्टीवेशन करने का प्रोसेस है वो पहाड़िया लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है, और जो फॉरेस्ट है उसको भी ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। और ये सब कर रहे थे कौन? समथल्स, जो यहाँ के नेटिव लोग नहीं थे, जो गुंजरिया पहाड़ के नेटिव नहीं थे। ये बाहर से आकर राजमहल हिल में बसे थे। लेटर ऑन जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और उन्होंने जो समथल्स थे इनको इनवाइट किया जंगल महल्स में, और यहाँ पर आकर रहने को कहा, इनकी पूरी सेटलमेंट करवाई, क्योंकि ये जो समथल्स थे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इन्होंने पहाड़ियाज को भी सप्रेस किया था, और जो एग्रीकल्चरल सेटलमेंट थी राजमहल हिल्स की उसको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया था। जो ब्रिटिशर्स थे वो चाहते थे कि जो राजमहल हिल्स का एरिया है उसको मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जाए, और जो पहाड़ियाज थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि
वो फॉरेस्ट को एज मदर देखते थे, फूड गिवर देखते थे। और जो संथल्स थे उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कुछ कुछ जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे मिलती जुलती थी। और उन्होंने लैंड क्लियर किया फॉरेस्ट का और उसको प्लो करके अपनी पूरी एनर्जी से उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया। फिर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने संथल्स को प्रोटेक्ट करना शुरू किया पहाड़िया से, और उनको एक दामिनी को नाम की जगह जो थी दे दी जहाँ पर वो राजमहल हिल्स में रहते थे। और ये प्रोसेस उन्होंने शुरू किया था 1832 में। बहुत लार्ज लैंड था जो राजमहल हिल्स का, वो संथल्स के अंडर आ गया था और संथल्स को बोला गया था कि वो इसी लैंड में रहें और यहाँ पर ही सारा एग्रीकल्चर का काम करें, अपनी पूरी सेटलमेंट जो है वो यहाँ पर ही करें। कहाँ पर? दामिनी खो जो राजमहल हिल्स में लोकेटेड है। और बदले में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इनको बोला कि उनको 1/10 पार्ट दिया जाएगा लैंड का, एटलीस्ट जो है उसको इन्होंने कन्वर्ट करना है किसमें? एग्रीकल्चरल लैंड में विद इन 10 ईयर्स। और जो उनको ये भी बोला गया था कि दे वर सेपरेटेड फ्रॉम हाई हिल पहाड़ियाज एंड सेटल्ड एग्रीकल्चर ऑफ प्लेन्स। जो संथल्स थे उनको हाई हिल्स पहाड़ियाज से भी अलग कर दिया गया था और एग्रीकल्चर जो प्लेन लैंड एरियाज में हो रहा था उससे भी इनको अलग कर दिया गया था और दामिनी को नाम की जगह दे दी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहाड़ियाज ने ये वाली जो सेटलमेंट हो रही थी संथल्स की, इसको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया, इसके अगेंस्ट वो खड़े हुए। बट संथल्स ने पहाड़ियाज को डिफीट कर दिया और उनको पहाड़ों के अंदर की तरफ और धकेल दिया। इस न्यू जो डेवलपमेंट्स हो रही थी पहाड़ियाज इसको सस्टेन नहीं कर पाए, ना ही वो न्यू लिविंग मेथड्स और कल्टीवेशन मेथड्स को अपना पाए। इसी तरह जो पहाड़ियाज हैं उनकी जो गिनती थी राजमहल हिल्स में वो कम होती गई और संथल्स की गिनती राजमहल हिल्स में बढ़ती गई। लेटर ऑन संथल्स ने ही जब देखा कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनके हाथ से भी राजमहल हिल का एरिया ले रहे हैं, उनके हाथ से भी ये सारा जो एरिया है दामिनी खो का ये निकलता जा रहा है, जिस प्रकार से पहाड़ियाज के हाथों में जो राजमहल हिल का एरिया था वो निकल रहा था। तो जो ये संथल्स हैं इन्होंने फिर ब्रिटिशर्स का भी अपोजिशन किया और ये जो संथल्स हैं ये समझ गए थे कि हाई टैक्स इम्पोज करके जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ये इनसे सारा जो लैंड है दामिनी खो का वो लेना चाहती है, क्योंकि जब ये संथल्स जो थे वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे तो जो दामिनी खो का इलाका था वो एक्वायर कर लिया जाता था बाय लैंड मनी लैंडर्स जिनको दिक्शूस के नाम से जाना जाता था। फाइनली 1850 में संथल्स को लगा कि अब तो हमें रिवॉल्ट करनी ही पड़ेगी ये कॉलोनियल स्टेट के खिलाफ और मनी लैंडर्स और ज़मींदार के खिलाफ, और रिवॉल्ट हुई 1855 से लेके 1856 तक। जो संथल्स हैं उनको संथल परगना दिया गया और ये जो एरिया है भागलपुर और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट जो हैं उसके एरिया से निकाला गया। सर्टेन जो ट्रेडिशन है संथल्स के वहाँ इम्पोज किए गए। बेशक संथल्स ये वॉर जो थी रिवॉल्ट जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट हार गए थे, पर इन्होंने अपने जो विचार हैं उनको स्ट्रांगली ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रखा। उन्होंने अपना एक्सप्लॉयटेशन जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी उसको रोकने की पूरी कोशिश की। अब बात करते हैं अ रिवोल्ट इन कंट्री साइड के बारे में। बॉम्बे डेक्कन का जो इलाका है, अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो बंगाल के प्रोविंसेस से मूव करते हुए बॉम्बे डेक्कन का जो एरिया है वहाँ पर गए अपना कंट्रोल करने के लिए, और ये वेस्टर्न कंट्री साइड है अपने नेशन की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने डेक्कन प्लेट्यू को जीता, उसके बाद ही इन्होंने कंट्री साइड जो है बॉम्बे डेक्कन की वहाँ पर भी कंट्रोल किया। और द वे ऑफ एक्सप्लोरिंग द चेंजेस के बारे में बात करते हैं हम ये सारा जो अकाउंट है ये हमें कैसे पता चलता है कि अब जो ब्रिटिशर्स हैं वो बॉम्बे डेक्कन के इलाके की तरफ अपना कंट्रोल करने लग गए हैं। ये सारी चीज़ें हमें, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया, कि हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, उसको हम एनालाइज करते हैं। जो रिबेलियंस होते हैं, जो रिवॉल्ट्स होती हैं उस एरिया के, वहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हम उसको एनालाइज करके जानकारी प्राप्त करते हैं। ये सारी जो विचारधारा थी उस टाइम पे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज थी उनको एनालाइज करते हैं।
और ये जो रिवॉल्ट और रिबेल होता है, ये बेसिकली जो एक गुस्सा, एग्रेशन होता है, उसका सिंबल माना जाता है। जो नेटिव्स हैं, जब उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है तो वो रिवॉल्ट के रूप में अपने हकों के लिए लड़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रॉम वेयर दिस रिवॉल्ट स्टार्टेड। जो ये कंट्री साइड की, हमारे ग्रामीण क्षेत्र और भारत के देहात के क्षेत्र थे, वहाँ पर जो ये रिवॉल्ट हो रही थी, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। ये स्टार्ट हुई थी पूना डिस्ट्रिक्ट का एक एरिया है सुपा, वहाँ से शुरू हुई थी ये रिवॉल्ट। 12 मई 1875 में जितने भी हमारे पीजेंट्स थे इस एरिया के, पूना डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने जो इकट्ठे होके वहाँ के शॉपकीपर और मनी लैंडर्स थे उनके ऊपर अटैक किया था। जितने भी बही खाते थे, या कह लो अकाउंट रिकॉर्ड बुक्स थी जिसके अंदर सारे डेप्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सारी बुक्स को इकट्ठा करके, बही खातों को इकट्ठा करके जला दिया गया था। पूना डिस्ट्रिक्ट का जो ये एरिया है, इसमें जो रिवॉल्ट शुरू हुई थी ऑलमोस्ट 2 महीने तक चली। और हम इसको रिवॉल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि आसपास के जो 30 गांव थे वो भी इस रिवॉल्ट में इफेक्टेड हुए थे। वहाँ के लोगों ने भी, जो पीजेंट कम्युनिटी है, उन्होंने भी इस रिवॉल्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ऑलमोस्ट 951 लोगों को अरेस्ट किया और कुछ महीनों में ही ये जो अरेस्टेड लोग थे इनको पनिश भी किया गया। और इस रिवॉल्ट को कंट्रोल करने में बहुत टाइम लगा था ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे उनको। तो इसीलिए हम इस जो ये घटना हुई है, ये पूरा घटनाक्रम जो चल रहा है, इसको हम रिवॉल्ट का नाम देते हैं। बेसिकली ये, इसका कारण था अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम, जिसके कारण हमारे भारत के कंट्री साइड के इलाके में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रिवॉल्ट शुरू हो गया था। परमानेंट सेटलमेंट, जैसे कि आप जानते हैं, बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि सक्सेसफुल रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम नहीं साबित हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जैसे जैसे एग्रीकल्चर के प्राइसेस बढ़ रहे थे 1810 के बाद, और जो ज़मींदार हैं उनकी इनकम भी बढ़ रही थी, उसी के अकॉर्डिंग एक न्यू रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको हम टेम्परेरी रेवेन्यू सिस्टम कहते हैं, जो बेसिकली बॉम्बे और डेक्कन के एरिया में इम्प्लीमेंट हुआ था। और इसको हम रायतवाड़ी सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये जो रायतवाड़ी सिस्टम का पैटर्न है, ये दिया था डेविड रिकार्डो ने। ये बहुत फेमस एक इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने बोला कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का मेथड है वो हम चेंज करेंगे विद चेंज इन टाइम, ताकि जो इनकम है अगर वो इंक्रीज हो रही है फार्मर्स की या ज़मींदार्स की, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने रेवेन्यू कलेक्शन को भी इंक्रीज करते रहेंगे। जो हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे वो डायरेक्टली हम फार्मर्स से, यानी कि रॉयट्स से लेंगे, इसीलिए इसको रायतवाड़ी सिस्टम भी बोला जाता है। और ये जो रेवेन्यू पेमेंट था, ये उस कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता था जो प्रोपोर्शन था लैंड का जहाँ पे फार्मिंग हो रही थी, और उसी के अकॉर्डिंगली ये सारा टैक्स फार्मर्स पे करते थे। और एवरी 30 ईयर्स के अंदर ये जो रेवेन्यू रेट्स हैं ये इंक्रीज करती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से लैंड को असेस करती थी, उसकी कैपेसिटी कितनी है प्रोडक्शन की, उसके हिसाब से एवरेज प्रपोर्शन में ये सारे रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते थे फ्रॉम फार्मर्स डायरेक्टली। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू डिमांड एंड द पीजेंट डेट की, यानी कि जो रेवेन्यू डिमांडेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी था वो बहुत ज़्यादा हाई रेट्स पे था। 1810 के बाद हालात जो थे वो कुछ सुधर रहे थे, पर वो इतने भी नहीं सुधरे थे कि जो रेवेन्यू डिमांड किया जा रहा था, जो टैक्स डिमांड किया जा रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, वो किसान पूरा कर पाए। और इस हैवी डिमांड ऑफ रेवेन्यू से बचने के लिए जो फार्मर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह, अपने नेटिव जगह से मूव कर रहे थे दूसरी जगह पर, जहाँ पे रेवेन्यू कंडीशंस जो थी वो कम होती थी। जो सॉइल था वो भी बहुत पुअर था, रेनफॉल्स में फ्लक्चुएशंस आ रहे थे, जिसके कारण जो प्रोड्यूस है एग्रीकल्चर लैंड पर वो बहुत कम हो रही थी। और उसी के साथ साथ जो रेवेन्यू की डिमांड है वो अनपेड थी बाय द फार्मर्स। फिर लेटर 1830s में फमाइन ब्रेकआउट हो चुका था, जिसने फार्मर्स की कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर दिया था, और उनके ऊपर जो टैक्स का बोझ है वो और ज़्यादा बढ़ गया था। कंडीशंस इतनी ख़राब हो गई थी कि 1840s में जो लोग थे वहाँ पर, किसान थे बॉम्बे डेक्कन के एरिया के, उनको अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें
जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा था। साथ ही साथ जब ये सारी चीज़ें, ये सारा घटनाक्रम चल रहा था, तो भारत में कॉटन बूम आया, यानी कि जो हमारी कॉटन की फसल है उसके ऊपर जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पे डिमांड कर रहा था यूके, यानी कि इंग्लैंड। क्यों कर रहा था, इसके पीछे भी एक कारण था कि जब 1840s में अमेरिका के अंदर सिविल वॉर शुरू हो चुकी थी, तो जो इंग्लैंड था उसने अपनी जो डिमांड थी कॉटन के रॉ मटेरियल की, वो अमेरिका के ऊपर कम करने की कोशिश की, और उनको जो सबसे सूटेबल जगह मिली अपनी डिमांड पूरा करने की वो थी भारत। और 1857 में उन्होंने सबसे पहले जो इंग्लैंड का जो गवर्नमेंट था, पार्लियामेंट था, उसने 1857 में सबसे पहले कॉटन सप्लाई एसोसिएशन फॉर्म की। फिर उसके बाद उन्होंने 1859 में मैनचेस्टर कंपनी कॉटन की फाउंड की, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि वो एनकरेज करेगी प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है कॉटन की, उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सूटेबल हो। इस प्रकार से जो अमेरिका से डिमांड की जाती थी रॉ मटेरियल कॉटन की, रॉ कॉटन की, वो थोड़ी डिपेंडेंसी उन्होंने कम की। और ये एक अपॉर्चुनिटी थी भारत के लिए। जो सिविल वार हुई अमेरिका में, तो जो कॉटन की डिमांड है उसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा बूम पे, तो जो कॉटन की डिमांड थी उसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चर है, रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, वो बहुत ज़्यादा बूम पे था। पर जैसे ही ये सिविल वॉर ख़त्म हुई अमेरिका में, तो अमेरिका ने अपनी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें अपनी मजबूती दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और जो उन्होंने अपनी रॉ मटेरियल था कॉटन का, उसको बहुत कम दामों पे इंटरनेशनल मार्केट में बेचना शुरू किया। वो रेट्स इतने कम थे कि जो भारत के अंदर प्रोडक्शन हो रही थी कॉटन के, एक्सपोर्ट हो रहा था, वो 90% तक प्रभावित हुआ। इसी के कारण हम ये कह सकते हैं कि भारत में जब ये कॉटन बूम आया, तो हर एक सेक्टर जो कॉटन प्रोड्यूस कर रहा था, जैसे कि हमारे छोटे किसान, उनके जो बीच में जो मीडिएटर्स थे, उनको हर किसी को इससे फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ जो रिच लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ही इससे अपना फ़ायदा किया। इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्रेडिट था जो फार्मर्स ने लिया था मनी लेंडर्स से, वो ख़त्म होता जा रहा था मार्केट में। सिविल वॉर्स के बाद जो स्ट्रक्चर है अमेरिका की, सिविल वॉर्स के कारण जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, उसने सिचुएशन को और भी ज़्यादा वर्स कर दिया। और जो मनी लेंडर्स थे उन्होंने जो हमारे फार्मर्स हैं उनको पैसा उधार देना बंद कर दिया था। जो कंडीशन थी फार्मर्स की वो इतनी ज़्यादा बुरी थी कि वो अपना डे टू डे का जो लिविंग है वो भी नहीं पूरी कर पा रहे थे, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इस प्रकार से जो रॉयट्स थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके थे। जो मनी लेंडर्स का उनके प्रति व्यवहार था, जो एक मॉरल सेंस थी, वो भी मनी लेंडर्स अपनी खो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो फार्मर्स हैं ये अब उनका लोन पे बैक नहीं कर सकते। और ये मनी लेंडर्स जो थे, इन्होंने इंटरेस्ट के जो रेट थे लेंडिंग्स के, वो भी बहुत ज़्यादा हाई कर दिए थे, जिससे किसान और ज़्यादा अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हालातों में देख रहा था। और जो ये मनी लेंडर्स थे ये उनको एक राक्षस का रूप लग रहे थे इस टाइम पे। इसी प्रकार से ये सारा घटनाक्रम चल, फिर फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। जो उनका प्रोटेस्ट था वो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक चला, और इसी तरह उन्होंने अपने मनी लेंडर्स को बुरी तरीके से डराया धमकाया, क्योंकि मनी लेंडर्स ने भी उनका पूरा एक्सप्लॉयटेशन किया था। जब उनको ज़रूरत होती थी तो वो फार्मर्स को लोन दे देते थे इजीली। जब फार्मर्स को ज़रूरत थी उस पैसे की, उस लोन की, तो लोन के रेट्स बहुत हाई कर दिए गए थे। अल्टीमेटली फिर ब्रिटिश ऑफिशियल्स की इंटरवेंशन के साथ ये जो 2 महीने राइट चले थे हमारे रिवॉल्ट बाय द रॉयट्स, इसको ख़त्म किया गया और एक न्यू बॉन्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके तहत जो लोन है उसको मिनिमम 3 सालों में ख़त्म करना ही होगा। और ये पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया था ब्रिटिश ऑफिशियल्स द्वारा। पर जो हमारे मनी लेंडर्स थे उनका अलग ही कोई प्लान था, वो फिर भी फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते रहे, रॉयट्स को।
क्योंकि जो हमारे फार्मर्स थे वो ज़्यादा एजुकेटेड थे नहीं, उनको जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी बॉन्ड में उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और जो मनी लेंडर्स थे वो अपने हिसाब से ही ये सारे बॉन्ड्स को मैनिपुलेट करते रहते थे। टाइम टाइम पर जैसा उनको ज़रूरत होता था वैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते थे, और इसी प्रकार से जो हमारे फार्मर्स हैं जो सदियों से एक्सप्लॉइट होते जा रहे थे, उनको ये बॉन्ड सिस्टम भी बचा नहीं पाया मनी लेंडर्स के हाथों। मनी लेंडर्स जो थे वो उनको रिसिप्ट भी नहीं देते थे, जब वो फॉर्म जो अपना पूरा लोन है उसको रीपे कर देते थे उसका भी उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता था। इस प्रकार से ये जो बॉन्ड सिस्टम है ये किसानों में एक ऑप्रेसिव सिस्टम के रूप में देखा गया, क्योंकि ये जो सिस्टम था ये उनकी समझ से परे था, और जो मनी लेंडर्स थे वो भी उनको कॉपरेट नहीं करते थे इस बॉन्ड सिस्टम में। वो उनके ऊपर लोन देते रहते थे, और उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो प्रिंसिपल से भी ज़्यादा, जो उन्होंने लोन दिया है उससे भी ज़्यादा उनसे वसूलते थे। इस प्रकार से हमारा ये जो बॉन्ड सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये इंट्रोड्यूस हुआ। ये मोर और लेस एक एक्सप्लॉयटेशन ही था फार्मर्स की। अब हम बात करते हैं द डेक्कन रॉयट कमीशन की। ये जो कमीशन है इसका गठन किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। जितनी भी रिवॉल्ट हुई थी कंट्री साइड पे उसकी ये स्टडी थी, और ये कमीशन ने इन्वेस्टिगेट किया था कि क्या कारण थे जो ये वायलेंस अक्कर हुई थी हमारे कंट्री साइड पे। और इस कमीशन को इस्टेब्लिश करने के लिए जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, यानी कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट, उसने हमारी जो प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट थी यानी कि जो बॉम्बे डेक्कन के एरिया की जो हमारी गवर्नमेंट थी उसको प्रेशराइज किया था कि एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाए जिस पे सारी इंक्वायरी हो कि ये वायलेंस क्यों हुआ, और आगे आने वाले टाइम में ऐसा कोई रिवॉल्ट ना हो कंट्री साइड में। उसके लिए भी जो गाइडलाइंस हैं वो सारी इस कमीशन के थ्रू प्रिपेयर की जाए। इस कमीशन की जो रिपोर्ट थी इसने सारे स्टैटिस्टिकल डाटास को कलेक्ट किया, किस प्रकार से जो रिवॉल्ट हुई उसके क्या कारण थे, और एक तरीके से ब्रिटिश ऑफिशियल्स की जो इमेज है उसको साफ करने का काम किया। क्योंकि अल्टीमेटली जो रेवेन्यू कलेक्शन की जाती थी, जो डिमांड की जाती थी रेवेन्यू की, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही की जाती थी। वो रेट्स इतने हाई थे कि उस वक्त के जो फार्मर्स थे वो उस रेवेन्यू को, जो कंडीशंस थी, जो सिचुएशंस थी, उसके अकॉर्डिंगली पे नहीं कर पाते थे। पर ये जो डेक्कन राइट कमीशन जो इस्टेब्लिश हुआ था उसने ये रिपोर्ट बनाई कि ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है, जो ये रॉयट्स थे उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे ज़मींदार, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स। इस प्रकार से हम जो ये डेक्कन रॉयट कमीशन बनाया गया था इसकी रिपोर्ट पर भी आंख बंद कर विश्वास नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अगेंस्ट भारतीय बहुत एग्रेसिव वे में सामने आए, क्योंकि भारतीयों को आज़ादी चाहिए थी। और इसी प्रकार हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम थीम नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।